वेलकम टू अरुण क्लासेस। हेलो दोस्तों, मैं हूं अरुण और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 की सोशल साइंस में ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर का नाम है ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया। दोस्तों, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर में हम भारत के प्रमुख नदियां, बांध और झीलों के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। और इस वीडियो की खास बात यह रहेगी दोस्तों कि आपको ये चैप्टर पूरा पढ़ने के बाद फिर इस चैप्टर के लास्ट में एक टेस्ट मिलेगा जिसमें आपको 5 MCQs क्वेश्चन मिलेंगे। आपको 5 MCQs क्वेश्चन का टेस्ट देना है। वो सारे के सारे क्वेश्चन आपके इसी चैप्टर में से आएंगे। ये देखना है कि आपको ये चैप्टर कितना समझ में आया, इसलिए आप इस वीडियो को अच्छे से देखें और फिर लास्ट में दिए गए टेस्ट में से 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स लेकर के अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का चैप्टर ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया। सबसे पहले देख लेते हैं कि इस वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। पहला टॉपिक रहेगा हमारा ड्रेनेज सिस्टम क्या है। उसके बाद हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ रिवर, एक रिवर के कौन कौन से हिस्से होते हैं। और फिर थर्ड टॉपिक रहेगा हमारा ऑल इंडियन रिवर्स, भारत की सारी नदियां और उनकी लंबाइयां। फोर्थ टॉपिक में हम हिमालयन और पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम रिवर्स को आपस में कंपैरिजन करते हुए पढ़ेंगे। फिफ्थ टॉपिक में हम इंडस रिवर की खास विशेषताओं को स्टडी करेंगे। और सिक्स्थ में हम देखेंगे गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर और उनकी विशेषताएं। सेवन्थ में हम देखेंगे पेनिनसुलर रिवर्स, मतलब प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं उन सबको एक साथ स्टडी करेंगे। और लास्ट में हम फैक्चुअल क्वेश्चन आंसर्स का एक टेस्ट करेंगे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का पहला टॉपिक, ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है? ड्रेनेज सिस्टम को हिंदी में अपवाह तंत्र कहते हैं और इसकी डेफिनेशन आपकी स्क्रीन पर है। द टोटल एरिया ऑफ अ रिवर इज नोन एज द ड्रेनेज सिस्टम, मतलब कि एक नदी और उसके आसपास का जो पूरा एरिया होता है उसे ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये एक नदी है और इसके सारे पार्ट्स और इसके आसपास का ये पूरा एरिया जो है ये एक ड्रेनेज सिस्टम कहलाता है, जिसे हिंदी में अपवाह तंत्र कहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, दूसरा टॉपिक है हमारा पार्ट्स ऑफ रिवर, मतलब एक नदी के प्रमुख हिस्से कौन कौन से होते हैं। तो पहला है रिवर सोर्स, जिसे हिंदी में नदी स्रोत कहते हैं। रिवर सोर्स क्या होता है दोस्तों? एक नदी जिस स्थान से स्टार्ट होती है, जहाँ से उसका उद्गम होता है, उसे उसका उद्गम स्थान नदी स्रोत या रिवर सोर्स कहते हैं। जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, यहाँ से ये रिवर स्टार्ट हो रही है तो इसे इसका रिवर सोर्स माना जाता है। सेकंड है अपना ट्रिब्यूटरीज, जिसे हिंदी में सहायक नदियाँ कहते हैं। तो दोस्तों नदियाँ जो हैं वो एक सीधी स्ट्रेट लाइन में नहीं होती, उसके साथ कई सारी अलग अलग शाखाएं, अलग अलग ब्रांचेस आती हैं और सब मिल जाती हैं, फिर एक नई ब्रांच बनाती हैं। तो ये जो नई अलग अलग छोटी छोटी शाखाएं हैं यही सहायक नदियाँ कहलाती हैं, जिसे इंग्लिश में ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा मेन रिवर, मतलब मुख्य नदी। तो जैसा कि अभी हमने देखा कि अलग अलग ब्रांचेस मिल करके एक बड़ी ब्रांच बनाती हैं और ये जो बड़ी ब्रांच है इसी को कहते हैं मेन रिवर, मुख्य नदी। नेक्स्ट टॉपिक है अपना फ्लड प्लेन्स, मीन्स बाढ़ के मैदान। दोस्तों ये जो नदी है जब इसका जलस्तर काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाता है तो इसके आसपास के ये जो मैदानी इलाके हैं ये बाढ़ संभावित क्षेत्र हो जाते हैं, मतलब इनमें बाढ़ आने का खतरा बढ़ जाता है और कई बार बाढ़ आ भी जाती है। इन्हीं को हम बाढ़ के मैदान, फ्लड प्लेन्स कहते हैं, मतलब नदी के आसपास के मैदानी इलाके। फिफ्थ टॉपिक है हमारा मींडर्स, मतलब विसर्प। विसर्प का मतलब है कि नदी में जो घुमाव आते हैं, कोई भी नदी बिल्कुल सीधे तो चलती नहीं है, ऐसे नदी है तो उसमें अलग अलग तरह की टोपोग्राफीज उच्चावच के कारण वो घूमती रहती है, कभी इधर कभी इधर। तो इसके घुमाव से ये जो यू आकार की आकृति बनती है, इसी यू आकार की आकृति को कहते हैं मींडर्स, मीन्स विसर्प। नेक्स्ट टॉपिक है अपना डेल्टा। डेल्टा क्या होता है दोस्तों? तो एक नदी की अलग अलग ब्रांचेस जब आपस में आगे जाके मिलती हैं तो उनके बीच में ये जो त्रिभुज आकार की भूमि होती है ना, इसे डेल्टा कहा जाता है। इसके चारों ओर नदी का पानी है तो ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ होता है, इसलिए कहा जाता है कि डेल्टा जो होता है वो काफ़ी उपजाऊ क्षेत्र होते हैं। इसके बाद अपना सेवंथ टॉपिक आता है एस्चुरी, जिसे हिंदी में ज्वार नदमुख कहते हैं। और एट्थ टॉपिक है रिवर माउथ, जिसे हिंदी में नदी मोहना कहते हैं। ये दोनों टॉपिक एक साथ करेंगे। एक साथ क्यों करेंगे? क्योंकि इन दोनों में काफ़ी चीज़ें कॉमन है। जैसे कि हम बात करें रिवर माउथ की, तो रिवर माउथ का मतलब है जहाँ पर रिवर ओशियन से, मतलब समुद्र से मिलती है, उसे रिवर माउथ, नदी मोहना कहते हैं। और एस्चुरी भी ऐसा ही एक पॉइंट होता है, उसको थोड़ा अलग बनाएंगे। जैसे कि ये एक रिवर आ रही है, कई बार रिवर समुद्र में मिलने से पहले इस तरह की आकृति बना लेती है और फिर आधा हिस्सा ओशियन से इस तरीके से मिल जाता है और आधे हिस्से में पानी भरा रहता है।
तो ये जो हिस्सा है पानी भरा हुआ, इसमें नदी का ताज़ा पानी और ज्वार भाटा के कारण समुद्र का खारा पानी दोनों इकट्ठे होकर के मिल जाते हैं। तो ये जो एरिया होता है इसी को ज्वार नदमुख कहते हैं। जहाँ पर समुद्र और नदी दोनों का ताज़ा और खारा जल एक साथ होता है उसे ज्वार नदमुख कहा जाता है। तो ये थे दोस्तों एक नदी के प्रमुख हिस्से। अब हम बात करते हैं भारत की जो प्रमुख रिवर्स हैं उनकी लंबाई और उनकी लोकेशन कहाँ पर है। तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले नॉर्थ से, द इंडस रिवर। इंडस रिवर जिसकी लंबाई 2880 किलोमीटर है, ये भारत के उत्तर में यहाँ से और पाकिस्तान से फिर अरेबियन सी में जाके गिरती है। दूसरी जो है वो है द गंगा रिवर जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। ये भारत के उत्तराखंड से स्टार्ट होकर के फिर बांग्लादेश में जा कर के और फिर बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाती है। थर्ड है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र की लंबाई 2900 किलोमीटर है। ये भारत में नहीं, टोटल लंबाई बताई जा रही है क्योंकि इसकी ज़्यादातर लंबाई तो चाइना में है। ये यहाँ से चाइना से होती हुई फिर भारत में प्रवेश करती है, फिर बांग्लादेश, फिर बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। ऐसे ही फोर्थ है द महानदी रिवर। ये महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ये चारों नदियाँ भारत के पूर्वी घाट, ईस्टर्न घाट से बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती हैं। ये इन चारों की लोकेशन है। इन चारों को एक साथ याद रखना है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। इसी क्रम में ये एक दूसरे के नीचे आती हैं और साथ में इनकी लेंथ भी दी गई है, ये भी आपको याद रखनी है। इसके बाद दोस्तों लास्ट दो नदियां हैं द नर्मदा रिवर, द तापी रिवर। ये दो नदियां, इनकी लंबाई भी आपको याद रखनी है। और ये दो नदियां ऐसी नदियां हैं जो भारत के पश्चिम की तरफ बहती हैं। बाकी सारी नदियां पूर्व की तरफ, ये दो नदियां पश्चिम की तरफ अरेबियन सी में जा के गिरती हैं। तो ये थी भारत की प्रमुख नदियाँ और उनकी लंबाई। अब देखते हैं दोस्तों भारत में जो ड्रेनेज सिस्टम है, जो अपवाह तंत्र है, उसको दो हिस्सों में बांटा गया है। एक हिमालय अपवाह तंत्र मीन्स हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम, दूसरा प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र मीन्स पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम। इन दोनों में क्या अंतर है? तो सबसे पहले दोनों के जो रिवर्स के एग्जाम्पल है उनको देख लेते हैं। हिमालयन रिवर्स में आपकी इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र तीन एग्जाम्पल हैं। पेनिनसुलर मतलब प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र, भारत का प्रायद्वीपीय हिस्सा है ना जो ये मैप में दिख रहा है, इसमें जो नदियाँ हैं उनको प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र कहते हैं। इसमें एग्जाम्पल है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा और तापी। तो पहला अंतर ये हो गया। दूसरा अंतर आप इनके डेफिनेशन, लोकेशन से बना सकते हैं कि जो हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं उनको हिमालयी नदियां कहते हैं, जो प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली नदियां हैं उनको प्रायद्वीपीय नदियां कहते हैं। फिर एग्जाम्पल का एक डिफरेंस हो गया। तीसरा डिफरेंस हम बना सकते हैं कि ये जो हिमालयी नदियाँ हैं ये पेरेनियल हैं, बारहमासी हैं, मतलब साल भर इनमें पानी भरा रहता है क्योंकि इनका रिवर्स सोर्स जो है वो हिमालय के बर्फीले बड़े बड़े पहाड़ हैं जिनमें साल भर बर्फ पिघलती रहती है, पानी मिलता रहता है, इसलिए ये साल भर भरी रहती हैं। लेकिन पेनिनसुलर रिवर्स की बात करें तो ये रिवर्स जो है मौसमी रिवर्स होती है, सीजनल रिवर्स, क्योंकि इनमें जब बरसात का मौसम आता है तब पानी तेजी से भरता है और जब बरसात का मौसम नहीं होता है तो जल स्तर गिरने लगता है, इसलिए इन्हें मौसमी रिवर्स कहते हैं। एक और डिफरेंस ये बन सकता है कि जो हिमालयन रिवर्स हैं वो पेरेनियल है, मतलब साल भर पानी भरा रहता है, तो इससे ही पता चलता है कि इनका जल भराव ज़्यादा है और पेनिनसुलर रिवर्स का जल भराव कम है, मतलब इनमें जल की मात्रा कम है और इनमें जल की मात्रा ज़्यादा है। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस हो गए हमारे हिमालयन एंड पेनिनसुलर रिवर्स के बीच में। अब हम एक एक करके सारे रिवर्स को स्टडी करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इंडस रिवर, जिसे हिंदी में सिंधु नदी कहते हैं। तो पहले देख लेते हैं कि हमारे भारत में इसकी लोकेशन कहाँ है। तो हमारे इंडिया में आप देखेंगे तो ये इंडिया के ईस्ट साइड चाइना के मानसरोवर लेक से स्टार्ट होती हुई फिर भारत के नॉर्थ इलाके में फैलती हुई पाकिस्तान से होती हुई अरेबियन सी में गिरती है। ये इसकी लोकेशन है। अब हम इसको डीपली स्टडी करते हैं। तो स्टार्ट करेंगे दोस्तों इसके रिवर सोर्स से। जो इंडस रिवर है वो स्टार्ट होती है मानसरोवर लेक से, जो कि तिब्बत चाइना में स्थित है। यहाँ से भारत के कश्मीर में एंटर करती है और फिर कश्मीर से पाकिस्तान में एंटर करती हुई पाकिस्तान के बीचों बीच बहती हुई अरेबियन सी में जाके गिर जाती है। इस दौरान इसमें 5 अन्य सहायक नदियाँ ट्रिब्यूटरीज भी शामिल होती हैं, जो इस प्रकार हैं: झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। अब दोस्तों इनमें जो सबसे लंबी सहायक नदी है, मतलब इंडस की सबसे लंबी सहायक नदी, वो है चेनाब, जो कि यहाँ से स्टार्ट होती है और ये पूरा इलाका चेनाब का है। और ये चेनाब स्टार्ट होती है K12 लारा दर्रा,
जिसको इंग्लिश में केटी और लारा पास कहते हैं। और इसके साथ ऊपर से वेरीनाग से निकलती है झेलम और आकर के इसमें मिल जाती है। नीचे रोहतांग दर्रा से निकलती है रावी और वो भी आकर के इसी में मिल जाती है। फिर उसी मानसरोवर लेक से एक और ट्रिब्यूटरी निकलती है इंडस की, सतलज, जो कि आकर के पंचनद में इस चेनाब से मिल जाती है। और इसी दौरान इस सतलज में मिलती है व्यास, जो कि निकलती है रोहतांग दर्रा जहाँ से जहाँ से रावी निकली थी वहीं से। अब ये व्यास और सतलज दोनों आपस में मिलती है पंजाब के हरिके नामक स्थान पर। ध्यान रखना है, पंजाब का हरिके नामक स्थान ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसी हरिके नामक स्थान से भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर को निकाला गया है, जो कि भारत के रेगिस्तानी इलाकों में जलापूर्ति करती है। इसके अलावा इसमें एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है दोस्तों कि ये पांचों सहायक नदियाँ जिस स्थान पर आकर के मिलती है उसे क्या कहते हैं? तो उस स्थान को कहते हैं पंचनद। उसके बाद ये जाकर के इंडस रिवर में जाके मिल जाती है। तो ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों इंडस रिवर के बारे में। हालांकि इसमें सिंधु नदी जल विवाद जो है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वो भी है, उसमें डिसाइड ये कि जल विवाद का मतलब ये है कि ये भारत और पाकिस्तान दोनों से बहती है, तो इसलिए दोनों देश इसके जल पर अपनी दावेदारी करते हैं। तो ये मामला जब यूएनओ में पहुंचा तो वहाँ से डिसाइड ये किया गया कि ऊपर की जो तीनों है इंडस, झेलम और चेनाब, इनका जल पाकिस्तान, और फिर रावी, व्यास और सतलज, इनका जल इंडिया यूज़ करेगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर। तो पहले उनकी लोकेशन देख लेते हैं। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर है, गंगा जो कि भारत के पूरे उत्तरी मैदान को निर्मित करती है, और ब्रह्मपुत्र ज़्यादातर चाइना से बहती है, लेकिन भारत के असम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय पर आकर के उनको भी अपना जल स्तर देती है। अब इनको एक एक करके इनकी सारी ट्रिब्यूटरीज के साथ स्टडी करते हैं। तो स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले गंगा के उद्गम स्थान से। अब ये गंगा का जो उद्गम स्थान है ये उत्तराखंड के क्षेत्र से होता है, लेकिन इसमें भी कुछ कन्फ्यूज़न है, पहले उसको दूर कर लेते हैं। कन्फ्यूज़न ये है कि ये तो है मेन गंगा। अब मेन गंगा देवप्रयाग से पहले दो शाखाओं से मिलकर बनती है, एक भागीरथी और दूसरी ये है अलकनंदा। अब किसको मेन गंगा माना जाए इन दोनों में से? तो इसका आंसर आपको याद रखना है दोस्तों, भागीरथी को ही मेन गंगा का पार्ट माना जाता है। अब भागीरथी का उद्गम स्थान है गंगोत्री गोमुख पर्वत, तो इसलिए अब ये गंगोत्री ही गंगा का उद्गम स्थान होता है, मीन्स रिवर सोर्स, क्योंकि भागीरथी ही मेन गंगा है। तो यहाँ से हमें समझना है कि गोमुख पर्वत के गंगोत्री से गंगा उत्पन्न होती है, फिर भागीरथी के नाम से जानी जाती है, फिर देवप्रयाग में आकर के अलकनंदा से मिलती है और उसके बाद गंगा के नाम से जानी जाती है। ये अलकनंदा अब इसकी ट्रिब्यूटरी मतलब सहायक नदी हो गई, और इसका उद्गम स्थान है सतोपथ। अब ये जो अलकनंदा है इसमें भी तीन अन्य छोटी छोटी सहायक नदियाँ मिलती हैं, जैसे कि ये है धौली गंगा जो अलकनंदा से विष्णुप्रयाग में मिलती है, दूसरी है ये पिंडार रिवर जो कि अलकनंदा से कर्णप्रयाग में आके मिलती है, तीसरी ये है मंदाकिनी जो कि अलकनंदा से रुद्रप्रयाग में आकर के मिलती है, और फिर ये अलकनंदा और भागीरथी दोनों आपस में देवप्रयाग में आके मिलती है। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से ये बनता है कि भारत के हिंदू धर्म के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल केदारनाथ मंदिर और बद्रीनाथ मंदिर ये दोनों किस नदी के किनारे बने हैं? तो ये भी ध्यान रखना है, केदारनाथ मंदिर जो है वो मंदाकिनी रिवर के नदी किनारे बना है, और बद्रीनाथ जो है वो अलकनंदा रिवर के किनारे बना है। अब ये हो गया रिवर सोर्स ऑफ गंगा। आगे बढ़ते हैं कि उद्गम के बाद गंगा और उसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो गंगा की पहले गंगा की बात कर लेते हैं। तो यहाँ से उद्गम होने के बाद गंगा भारत के उत्तरी मैदान का निर्माण करते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है। फिर बांग्लादेश में ये ब्रह्मपुत्र जो कि जमुना के नाम से जानी जाती है उससे मिलने के बाद फिर यहाँ सुंदरवन डेल्टा बनाते हुए बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। ये तो बात हुई गंगा रिवर की। अब देख लेते हैं इसकी सहायक नदियाँ। तो दोस्तों इसकी सहायक नदियाँ काफ़ी हैं, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन में। तो हम क्या करेंगे, इनको एक ट्रिक से याद करेंगे। पहले हम ये जो बाईं साइड की रिवर्स हैं इनको एक साथ स्टडी करेंगे, फिर ये जो दाईं साइड की रिवर हैं फिर इन सबको एक साथ स्टडी करेंगे, तो एक सीरियल में सारी अच्छे से याद हो जाएंगी। स्टार्ट करते हैं बाएं साइड से पहली रिवर। तो सबसे पहले आप देख रहे हो ये यमुना रिवर, ये गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है और ये स्टार्ट होती है यमुनोत्री से। ये
यमुना रिवर जो है इसमें फिर 2-3 और छोटी छोटी सहायक नदियाँ मिलती हैं, जैसे कि ये चंबल, बेतवा, केन, ये भी याद रखना है। और यमुना की खास विशेषता क्या है कि ये गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। इसके बाद यहाँ पर ये सोन नदी है जो कि एमपी के अमरकंटक से स्टार्ट होती है और फिर बिहार के पटना में जाकर के गंगा से मिलती है। और ये जो यमुना थी दोस्तों, ये कहाँ मिलती है, ये भी क्वेश्चन बन जाता है इंपॉर्टेंट। तो ये यूपी के प्रयागराज में गंगा से जाकर के मिल जाती है। फिर इसके बाद आगे बढ़ें तो यहाँ पर आप देखेंगे ये नदी है हुगली। अब इसको हम गंगा की सहायक नदी नहीं कह सकते, क्योंकि सहायक नदी वो होती है जो अलग अलग शाखाओं से आकर के फिर उस मेन नदी में मिल जाती है। ये हुगली जो है ये गंगा में मिलती नहीं है, ये यहाँ से निकलती है। गंगा यहाँ से आ रही थी, फिर पश्चिम बंगाल के फरक्का से 2 हिस्सों में बढ़ गई। एक शाखा इसकी चली गई बांग्लादेश में, एक पश्चिम बंगाल से नीचे गिरने लगी। तो ये इससे निकली हुई शाखा है, इसलिए इसको ब्रांच कहेंगे, ट्रिब्यूटरी नहीं कहेंगे। तो ध्यान रखना है, बाईं साइड एक शाखा है गंगा की जिसका नाम है हुगली। हुगली नदी पश्चिम बंगाल से नीचे सुंदरवन से होती हुई बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। फिर इस हुगली रिवर की एक सहायक नदी है ट्रिब्यूटरी दामोदर। ये दामोदर बंगाल का शोक कही जाती है। शोक का मतलब कि वहाँ पर ये काफ़ी नुकसान करती है बाढ़ के कारण, इसलिए इसको बंगाल का शोक कहा जाता है। तो दोस्तों ये सब थी गंगा की बाएं ओर की नदियाँ। अब हम गंगा की दाएं ओर की नदियों को स्टडी करते हैं, जिनमें सबसे पहले आप देखेंगे ये गोमती रिवर। ये गोमती रिवर उत्तर प्रदेश में वाराणसी में आकर के गंगा से मिलती है। और इसकी खास विशेषता ये है कि ये गंगा की एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जिसका उद्गम मैदानों से होता है। बाकी सब तो कहीं ना कहीं पहाड़ों से निकल रही है, लेकिन गोमती जो है वो मैदानों से निकलती है। इसके बाद दूसरी सहायक नदी है घाघरा। ये घाघरा बिहार के छपरा में आकर के गंगा से मिलती है। और घाघरा के लिए ये खास बात है कि हमारे हिंदू धर्म में जो रामायण है उसमें ये बताया गया है कि रामायण के अंत होने पर भगवान राम जो हैं वो सरयू नदी में जाकर के अपने आप को समाहित कर देते हैं और अपना जीवन खत्म कर देते हैं। तो वो जो सरयू नाम है वो इसी घाघरा का पुराना नाम है। इसका मतलब कि इसी घाघरा रिवर पे भगवान राम जाकर के अपना बलिदान कर देते हैं। फिर इसके बाद है गंडक रिवर। गंडक जो अपना स्थान बदलने के लिए जानी जाती है, ये बिहार के पटना में आकर के गंगा से मिलती है। इसके बाद है कोसी। ये कोसी भी बिहार में कई बार बाढ़ आ चुकी है, इसलिए इसे बिहार का शोक कहा जाता है। और फिर आगे जाने के बाद जब ये गंगा बांग्लादेश में एंटर करती है तो बांग्लादेश में इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। और ब्रह्मपुत्र जब बांग्लादेश में एंटर करती है तो इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों एक डाउट क्लियर कर लें, ये है जमुना और गंगा की सहायक नदी है यमुना। तो यमुना अलग है, जमुना अलग है। यमुना हमारे इंडिया में गंगा की सहायक नदी है, जमुना बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र का नाम है। फिर गंगा को पद्मा और ब्रह्मपुत्र को जमुना कहा जाता है। दोनों गो आलंद क्षेत्र पर मिलती हैं। गो आलंद इसलिए फेमस हो जाता है क्योंकि ये गंगा और ब्रह्मपुत्र का संगम स्थल है, ये ध्यान रखना है दोस्तों। फिर ये दोनों मिलने के बाद किस नाम से जानी जाती है, मेघना। बांग्लादेश में गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलने के बाद मेघना नाम से जानी जाती है। और फिर बांग्लादेश के अंत में मतलब साउथ में सुंदरवन नामक दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं और वहाँ से फिर ये बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। तो दोस्तों ये सारी जानकारी थी गंगा रिवर के बारे में। अब हम पढ़ते हैं ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो भी मानसरोवर लेक तिब्बत चाइना से स्टार्ट होती है। वहाँ से ये चाइना में जब तक बहती है तब तक इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है। चाइना में ब्रह्मपुत्र को सांगपो कहा जाता है। फिर जैसे ही ये भारत में एंटर करती है तो भारत में सबसे पहले ये अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है जहाँ से दिहांग नाम से जाना जाता है। फिर असम और मेघालय में से ब्रह्मपुत्र। उसके बाद तो हम देख ही चुके हैं कि बांग्लादेश में पहले जमुना फिर मेघना के नाम से जानी जाती है। अब इसकी एक और खास विशेषता ये है कि ये भारत के असम राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप बनाती है जिसका नाम है माजुली। नदी द्वीप मतलब एक नदी यहाँ बह रही है, फिर बीच में धरती आ गई और नदी 2 हिस्सों में अलग से बट गई, फिर आगे जाकर के मिल गई। तो ये जो आइसलैंड बन गया, ज़्यादातर आइसलैंड तो ओशन में बनते हैं, ये आइसलैंड कहाँ बना, नदी में, तो इसलिए इसे नदी द्वीप कहते हैं। तो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप हमारे भारत के असम में है और उसको कौन सी नदी बनाती है,
ब्रह्मपुत्र नदी। ये भी आपको ध्यान रखना है, जीके में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अब प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में, जिनमें सबसे पहले हम देखेंगे भारत की प्रायद्वीपीय नदियाँ कहाँ स्थित हैं। तो 4 नदियाँ ऐसी हैं जो भारत में पूर्व मतलब ईस्ट की तरफ बहती हैं। ये महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। 2 जो वेस्ट की तरफ बहती हैं, नर्मदा और तापी। अब इनको एक एक करके स्टडी करते हैं। दोस्तों शुरुआत करेंगे सबसे पहले महानदी से। तो ये है महानदी जो कि छत्तीसगढ़ के रायपुर से स्टार्ट होती है और फिर बे ऑफ बंगाल में उड़ीसा में आकर के गिर जाती है। उसके जस्ट नीचे है गोदावरी जो कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। ये महाराष्ट्र के नासिक के त्र्यंबकेश्वरम से निकलती है और फिर आंध्र प्रदेश के नज़दीक आकर के बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। ध्यान रखना इसकी विशेषता क्या है दोस्तों कि ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। और महानदी की प्रमुख विशेषता क्या है कि ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। पहला सबसे बड़ा डेल्टा तो गंगा बनाती है सुंदरवन, महानदी दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। और गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। फिर तीसरी नदी है इसी श्रेणी में कृष्णा जो कि महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है और फिर आंध्र प्रदेश और चेन्नई के तमिलनाडु के ऊपरी क्षेत्र से बे ऑफ बंगाल में जाकर के मिल जाती है। और लास्ट है कावेरी जो कि कर्नाटक के ब्रह्मगिरी से स्टार्ट होती है। ये इसका उद्गम स्थान है और फिर ये तमिलनाडु के ईस्ट साइड में जाकर के बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। तो दोस्तों ये कावेरी की एक और खास विशेषता ये है कि ये दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जानी जाती है। मेन गंगा तो हमारी गंगा है, दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? कावेरी को। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। भारत का दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा कौन बनाती है? महानदी। कृष्णा के बारे में आप ये जान सकते हैं कि कृष्णा महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से गुजरती है। इन तीनों राज्यों में इस कृष्णा नदी के जल को लेकर के विवाद चल रहा है, तो कृष्णा नदी इस विवाद के लिए जानी जाती है। इसके अलावा 2 नदियां हैं नर्मदा और तापी जो कि वेस्ट मतलब पश्चिम की तरफ बहती है। तो ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि 2 नदियां वेस्ट की तरफ क्यों बह रही है जबकि सारी पूर्व की तरफ मतलब ईस्ट की तरफ बह रही हैं। तो इसका आंसर ये है कि नर्मदा और तापी नदियां जो हैं ये विंध्या और सतपुड़ा की पहाड़ियों के समांतर बहती हैं और ये पहाड़ियाँ इन नदियों की ढलान इधर वेस्ट की तरफ करती हैं। बाकी हमारे पूरे पेनिनसुलर में जो ढलान है वो इधर ईस्ट की तरफ है, इसलिए सारी नदियाँ इधर जाती है। और इन 2 विंध्या और सतपुड़ा पहाड़ियों के कारण ये 2 नदियाँ वेस्ट की तरफ जाती हैं और अरेबियन सी में गिरती है, जिसमें नर्मदा जो है वो एमपी के अमरकंटक से स्टार्ट होती है और तापी ये सतपुड़ा की पहाड़ियों से स्टार्ट होती है और दोनों अरेबियन सी में जाके गिरती हैं। तो दोस्तों ये सब थी हमारी नदियाँ। अब हम बात करने जा रहे हैं भारत के प्रमुख डैम्स मतलब कि बांध के बारे में। ये मैप में भी क्वेश्चन आ जाता है और प्रमुख बांध आपको पता होने चाहिए और कौन सी नदी पर है, साथ में ये भी ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सलाल डैम जो कि जम्मू कश्मीर में आपको दिख रहा है। ये कौन सी नदी पर है? अभी हम स्टडी कर चुके हैं, इंडस रिवर पर। दूसरा है भाखड़ा नागल डैम, ये आपको दिख रहा है यहाँ पर। ये कौन सी रिवर है? सतलुज, जो अभी हमने स्टडी कर चुके हैं। उसके बाद है राणा प्रताप सिंह। ये जो राणा प्रताप सिंह डैम है ये चंबल नदी पर है। चंबल नदी किसकी सहायक है? यमुना की। यमुना किसकी सहायक है? गंगा की। फिर उसके बाद है हीराकुंड डैम जो है ये महानदी पर है। फिर नर्मदा डैम नर्मदा रिवर पर ही है। नागार्जुन डैम ये है कृष्णा पर, क्योंकि गोदावरी तो खाली है, इस पर कोई डैम ही नहीं है। और फिर कावेरी पर है कावेरी डैम। तो ये सारे डैम हैं और ये रिवर के साथ आपको याद रखने हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं झीलों की तरफ। तो भारत की प्रमुख झीलें जो हैं वो इस प्रकार हैं, जिनमें सबसे पहले है वुलर लेक। वुलर झील जो है वो भारत के जम्मू कश्मीर में है। और सांभर लेक ये भारत के राजस्थान में है। चिल्का ये उड़ीसा में है। और कोल्लेरू लेक जो कि भारत के आंध्र प्रदेश में है। और पुलिकट लेक भारत के तमिलनाडु में है। तो ये भारत की प्रमुख झीलें हैं जो आपको अच्छे से याद करनी है। तो दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो यहाँ ख़त्म होता है। नाउ गेट रेडी फॉर द टेस्ट विद पेन पेपर। अब आप पेन पेपर ले लें और टेस्ट के लिए रेडी हो जाएं। दोस्तों इस टेस्ट में आपको 5 MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिलेंगे और आपको उनके आंसर्स को अपने पेपर पर नोट कर लेना है, मतलब उनके ऑप्शन को नोट कर लेना है और फिर टेस्ट के लास्ट में दिए गए आंसर से मैच करके स्कोर बनाना है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का टेस्ट, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा, गोदावरी या फिर नर्मदा?
सेकंड क्वेश्चन इस टेस्ट का है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? महानदी, गोदावरी या फिर कावेरी? थर्ड क्वेश्चन है इस टेस्ट का, किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? गोदावरी, कृष्णा या कावेरी? फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? गंगा नदी पर, ब्रह्मपुत्र नदी पर या फिर महानदी पर? फिफ्थ और लास्ट क्वेश्चन इस टेस्ट का, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, ओडिशा या फिर पंजाब में? तो यहाँ हमारा टेस्ट समाप्त होता है और आंसर आपकी स्क्रीन पर है। आप अपने आंसर्स को इनसे मैच करके अपना स्कोर बना लें। अगर आपका स्कोर 3 से ज़्यादा है तो इसका मतलब टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया है, और अगर कम है तो इसका मतलब ये टॉपिक आपको फिर से समझने की ज़रूरत है, वीडियो को फिर से देखने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर हमारा आज का वीडियो कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आपको फ्यूचर में कहीं ना कहीं काम आएगा। वीडियो पसंद आया हो या से रिलेटेड कोई और कमेंट्स हो या कोई सजेशन हो तो दोस्तों कमेंट करके बताएं, हम उस पर कार्य करेंगे। थैंक्स टू वॉच।